अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी कभी कोई ख़बर सिर्फ ख़बर नहीं होती। कुछ ख़बरें दिल पर दस्तक देती हैं और कुछ ख़बरें इंसान के अंदर तक उतर जाती हैं। कल सुबह तकरीबन 6:30 बजे इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगी और उस आग ने सिर्फ एक वार्ड नहीं जलाया, 14 ख़ानदानों के ख्वाब जला दिए। 14 नौमौलूद बच्चे जो अभी दुनिया में आए ही थे, जिन्होंने अभी अपनी आँखें खोल कर इस दुनिया को देखा भी नहीं था, जिन्हें अब भी अपनी माँ की गोद में जाना था, अपने बाप की उंगली पकड़नी थी, माँ की जो गोद की जो आगोश की जो एक लम्स है वो महसूस करना था। और आज इस सानिए के अगले दिन हम खड़े हैं, लेकिन सवाल वहीं खड़े हैं, आखिर हुआ क्या था? आग लगी कैसे? फायर सेफ्टी के इंतज़ाम कहाँ थे? एमरजेंसी एग्ज़िट थे तो क्या वाकई काबिल इस्तेमाल थे? रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? और जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो मासूम बच्चे किसके रहमो करम पर थे? और शायद आज ये बात मेरे लिए कहना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक माँ हूँ। जब उन माँओं के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपनी बेटी की पैदाइश का जो वो दिन था, वो वक्त था, वो याद आ रहा है। क्योंकि कल जब मैं सुबह उठी, ऑब्वियसली मामूल के मुताबिक हम अपना, हमारा हैबिट यही है कि हम मोबाइल उठाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जी दुनिया में क्या हो रहा है। और इंस्टाग्राम पे पहली खबर ही मुझे ये देखने को मिलती है कि जो बेईमाना तरीके से उस आग ने उन बच्चों को झुलस दिया। तो उस वक्त भी मैं उन माँओं की वो तड़प को महसूस कर रही थी, क्योंकि और मेरा भी जो है वो सी सेक्शन हुआ था। अगले दिन डॉक्टर्स राउंड पर आए तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अपनी बच्ची को अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी भी तबीयत से नासाज थी। और आप तमाम लोगों को पता है कि जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे नर्सरी में ले जाकर दिखाओ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है उस वक्त व्हील चेयर पर बिठाया, नर्सरी के बाहर ले गए और मुझे नर्सरी के शीशे के दरवाजे से बाहर मैं मौजूद थी और मेरी बच्ची को दिखाया गया कि जी ये इनक्यूबेटर में जो है वो आपकी बेटी है। मैंने उस वक्त उसे गोद में नहीं उठाया था, खाली उसकी एक झलक देखी थी। लेकिन वो चंद लम्हे भी एक माँ के लिए पूरी दुनिया होते हैं, क्योंकि वो जो एक प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है 9 माह जो है अपनी कोख में एक माँ जो है अपने बच्चे को पाल रही होती है। और उसके बाद जब बच्चा उसकी गोद में आता है तो वो सारी तकालीफ, वो सारी चीज़ें जो है एक माँ भूल जाती है, क्योंकि एक माँ के लिए वो पूरी दुनिया होते हैं। तो आज जब मैं उन माँओं के बारे में सोचती हूँ जिन्होंने शायद अपने बच्चों को देखा तक नहीं था, जिन्हें शायद अपने बच्चे को गोद में लेने की मोहलत ही नहीं मिली, जिनके बच्चे दुनिया में आए और माँ की आगोश नसीब होने से पहले ही दुनिया से चले गए, तो यकीन कीजिए कि उनका दुख सोचकर मेरी रूह, और मेरी क्या, मैं समझती हूँ हर ज़ीश और इंसान की, ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमें पत्थर रख के नहीं भेजा है, सीनों में दिल रख के भेजा है। और इस बहुत हिम्मत जुटाई है मैंने आज का ये इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि शायद उन माँओं की तकलीफ़ को मैं लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकती। और फिर सवाल ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि क्या उन बच्चों को बचाया जा सकता था। हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी बना दी, कमेटी बताएगी कि आग क्यों लगी, हिफाजती इंतजाम क्या थे, रिस्पांस टाइम कैसा था, फायर फाइटिंग ऑपरेशन कैसा हुआ और कहाँ कोताही हुई। लेकिन पाकिस्तान में कमेटियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है नाज़रीन, जो हमारे सामने कई कमेटियाँ बनी, कितनी रिपोर्ट्स आई और कितनी रिपोर्ट्स पर वाकई अमल हुआ और कितने ज़िम्मेदारों को सजाएं दी गई। हम हर बड़े सानिए के बाद हम यही देखते हैं, जो एक रिकॉर्ड है, कमेटियाँ तश्कील दे दी जाती हैं। जब सानिया गुल प्लाजा क्या हुआ, उसके बाद हम फिर अगले हादसे का इंतज़ार करते रहे। उससे जाहिर सी बात है हमने आपने सब ने उसके ऊपर बात की, और हुकूमत की जानिब से भी जो एक फौरी रिस्पांस यही आता है कि जी कमेटी तश्कील दे दी गई है और इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी होगी, लेकिन कोई उसका रिज़ल्ट सामने नहीं आता। और अगर मैं ये कहूँ कि जी ये अब जो सानिया हुआ है वो आखिरी सानिया, इसके बाद ऐसा कोई सानिया नहीं होगा, तो ये मैं गलत कहूँगी। हम फिर किसी एक सानिया पे बात करेंगे, इस सानिया पे वक्त की जो गर्द है, जो मट्टी है, वो बैठ जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो कल सामने आ चुकी है वो है सीडीए की ऑब्जर्वेशन।
ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है कि पिम्स में फायर एंड लाइफ सेफ्टी के इंतजाम नाकाफ़ी थे, मतलूबा मेयार के मुताबिक नहीं थे, और एमरजेंसी एग्जिट्स और उन तक रसाई भी रुकावटों का शिकार थी। तो फिर सवाल ये कि जिस रास्ते का मकसद ही एमरजेंसी में जान बचाना था, अगर एमरजेंसी में वही रास्ता दस्तयाब नहीं था तो फिर वो रास्ता किसके लिए था? यानी बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंटली जो है वो हुकूमत इस बात पे कह देती है। अगर हम माजी की बात करें, जब बल्दिया फैक्ट्री का सानिया हुआ तो जी कहा गया कि जी जब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़कियों की जानिब रुख किया तो पता चला जी बाहर उसके ग्रिल्स लगी हुई थी, और बताया गया कि जी क्योंकि वहाँ पे एक फैक्ट्री का माल चोरी होता था तो उसकी वजह से जो है वो कर दिया, ग्रिल्स लगी हुई थी। अच्छा, उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि एम के करता धरता ज़ाहिर बहुत ही मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने यही उज़र पेश किया था। और आज जब ये बात हो रही है कि जी एमरजेंसी एग्जिट्स पे ताले क्यों लगे हुए थे, एमरजेंसी एग्जिट्स इसलिए होते हैं कि हंगामी बुनियाद पे या अगर इस तरह का कोई आग लग जाए, कोई इस तरह की एमरजेंसी एग्जिट हमें लेना हो तो उन्हीं रास्तों से ले जाते हैं, वहाँ पे ताले क्यों थे? तो उसका जवाब उन्होंने कल दिन भर वो मीडिया पे रहे और उन्होंने यही उज़र पेश किया, यही बताया कि जी नॉर्मल बच्चे चोरी हो जाते थे। यानी हमारे मुल्क में हम पता नहीं किस कानून में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। यहाँ पे जो है बात सिर्फ इतनी है कि अगर फैक्ट्री का माल चोरी हो रहा था तो जी वहाँ पे आपने चोरी को उसके ऊपर उसकी रोकथाम के लिए कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिया, उसके ऊपर उसका कोई सद्देबाब नहीं किया, लेकिन हाँ आपने ग्रिल पे ताले लगा दिए कि भाई जलो मरो अंदर ही रहो तुम लोग। अब यहाँ नॉर्मल बच्चे चोरी हो रहे थे तो उसका सद्देबाब नहीं किया गया, उसके ऊपर सख्ती नहीं की गई, उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं बनाई गई, हाँ लेकिन ताले लगा दिए गए कि जी वहाँ से बच्चे चोरी हो रहे थे इसलिए वहाँ पे ताले लगे हुए थे। लेकिन आज भी बहुत कुछ जल रहा है, 14 बच्चों के जाने का दुख है, वालिदैन के सवाल हैं, जो वालिदैन की आओ बका है, जो उनकी चीखो पुकार है वो कानों में अभी भी गूंज रही है, वहाँ लोग रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, माएँ तड़प रही हैं। लेकिन बहरहाल ये सारा मामला है और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं नैयर अली, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है शराज अहमद शराजी इस्लामाबाद से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और इसके अलावा पैनल के लिए हमें ज्वाइन किया है जुनैद अकबर साहब जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। नैयर साहब आपका भी शुक्रिया, शराजी आपका भी शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर लिया, सर आपको भी वेलकम कहेंगे शो में, आपका भी बहुत शुक्रिया। नैयर आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, मुझे समझ तो नहीं आ रहा मैं अपना क्वेश्चन किस तरीके से कंपोज करूँ, किस तरीके से आपसे सवाल करूँ। आप क्योंकि वहाँ कल सुबह से आप वहाँ पे मौजूद थी, आप सारा कुछ आपने आँखों से मंजर देखा है। 14 नौमौलूद बच्चे जान से चले गए, लेकिन नैयर असल सवाल ये है कि सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे इंतज़ामी गफलत भी नज़र आ रही है? क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं और जिस तरीके के वहाँ पे लोगों के बयानात हैं कि वहाँ पे अमला नहीं था और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ पे अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, वहाँ की खिड़की के शीशे तोड़े, मतलब क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया सना, मैंने आपकी सारी बात सुनी और जो आपके जज्बात हैं उस वक्त जो है वो वहाँ पर मौजूद जो हर जर्नलिस्ट था उसके जज्बात भी यही थे और हर शहरी जो वहाँ मौजूद था उसके जज्बात भी यही थे। और उसकी वजह यही है कि सिर्फ ये बात करना आसान है, लेकिन वो वालिदैन जो 3 दिन पहले हॉस्पिटल आए और फिर उनके बच्चों की विलादत हुई और वो अभी मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, मिठाई तकसीम करने के बारे में सोच रहे थे, और ऐसे में जो है जो खुशी वाले घर को मातम बदलने की सही तस्वीर जो है वो हमें दिखाई दी है कल सिंध हॉस्पिटल में। और ये 15 घर उजड़े हैं असल में, और 15 जो 14 नौमौलूद बच्चे हैं वो जिस तरह से दुनिया से गए हैं, ये आप कह रही हैं कि ये क्या था, ये हादसा था, मैं इसको हादसा नहीं कहती, ये सानिया है, ये सानिया है। और ये सानिया जो है वो नहीं कत्ल है, ये बेसिकली ये कत्ल है, ये उन मासूम बच्चों का कत्ल है, ये वो कलियां जो बगैर खिले मुरझा गई हैं। और ये जो बातें आपने कही ना कि जी वजीर साहब जो है वो उधर देखते हुए दिखाई दिए, जो बातें इस वक्त हो रही हैं कि वहां पर दरवाजे बंद कर दिए गए जब धमाका हुआ, और जो अंदर के लोग अंदर, बाहर के बाहर, दुनिया भर में जहाँ कहीं आग लगती है 5 ड्रिल्स होती हैं, तो उन 5 ड्रिल्स का स्कूल भी है
कि अगर वो नकली फायर ड्रिल भी है, जस्ट वो प्रैक्टिस फायर ड्रिल है, वो बाकायदा कोई फायर नहीं है, तो उस वक्त जो है वो कहीं से धुआं उठता है तो वो धुएं की वजूहात जानने के लिए लोग नहीं भागते। लोग सबसे पहले दरवाजे खोलते हैं, इमरजेंसी एग्जिट खोलते हैं और लोगों को बाहर निकाला जाता है। ये निराला कानून है। चाहे वो आपने अभी बल्दिया फैक्ट्री का हवाला दिया, गुल प्लाजा का हवाला दिया, तो ये गुल प्लाजा हो, बल्दिया फैक्ट्री हो, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अंदर के अंदर मर जाएं, बाहर ना निकल सकें। यही हाल हुआ है कल पेंच के अंदर। और बल्दिया फैक्ट्री में जो उज्र आप अभी बात करी थी, तो ये वजीर सेहत का उज्र जो है ना, ये बदतर गुनाह है। इसी के हवाले से शायद कहा गया है कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो है वो मयारी निज़ाम मौजूद नहीं है। भाई ये सारे वजीर मिलकर हमें ये बताएंगे कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, ये रिपोर्ट करना, ये बताना हमारा काम है। हम तो आप इधर बैठे हुए हैं, हम ये बात कह रहे हैं ना, आप वजीर हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप इस निज़ाम को दुरुस्त करने के जिम्मेदार हैं, आपने इस निज़ाम को दुरुस्त करना है। और जब कोई सवाल पूछता है तो सीखपा हो जाते हैं, बरहम होते हैं, फिर उनके साथ जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बैशिंग करते हैं। उनको अगर कोई आम आदमी उनसे सवाल करता है तो उसकी बैशिंग करते हैं। और आपने कल ये मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखे हैं। तो ये जो इस तरह का सारा रवैया है ना, ये इस रवैये की अक्कासी करता है कि इस्लामाबाद शहर के सिर्फ 3 अस्पताल, एक पिम्स, एक पोली क्लिनिक और एक जो है वो सीडी हॉस्पिटल। और सना यू नो दैट कि मैंने कराची में जो है वो कितना अच्छा जॉब किया है, कितना अच्छा सर्व किया है, कितना अच्छा जर्नलिज्म किया है। कराची के अस्पताल बहुत बड़े हैं, कराची का शहर बहुत बड़ा है, कराची की आबादी बहुत बड़ी है। उसके ऊपर तनकीद करना आसान लगता है शायद लोगों को, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में तो आबादी कम है, छोटा सा शहर है, छोटा सा कैपिटल है। इसके अंदर जो है वो 3 अस्पताल हैं जो कि शायद शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। इतने कोई बड़े अस्पताल नहीं है। और उन अस्पतालों की जो निजाम है उसको बेहतर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ना सना हारून की था, ना नैयर अली की थी। ये निजाम तो वजीर साहब ने दुरुस्त करना था। उनको एतराज उस बात की कि मुझे भी 1 साल हुआ तो 1 साल नहीं बात ये कि पिम्स के जो साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि जिन दिनों वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो ये एक प्रैक्टिस थी कि 1 साल में जो है वो ड्रिल की एक्सरसाइज करते थे ताकि जो हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो किसी भी साने की सूरत हाल में उसकी वो प्रैक्टिस करते थे। तो लेकिन हमने देखा कि ये सानिया भी हो गया, ये एक सेकंड, ये सानिया भी हो गया, नहीं यार ये सानिया भी हो गया, ठीक है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिम्मेदार नहीं है, सेक्रेटरी हेल्थ जिम्मेदार नहीं है, वजीर सेहत मुस्तफा कमाल साहब जो है जिम्मेदार नहीं। तो जिम्मेदार कौन है? वो वालिदैन जिनके बच्चे वहाँ थे, या आप और मैं जिम्मेदार? जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त की होती है कि उसने जो उनके शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको बुनियादी सहूलियात देनी है, बुनियादी ज़रूरियात उनकी पूरी करनी है। हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है, कोई एहसान अज़ीम नहीं कर रही होती हुकूमत वक्त। और ये जो बुनियादी हकूक़ की जिम्मेदारी है वो भी आपके सामने है। जो बुनियादी ज़रूरियात है, सेहत और तालीम, वो कितनी बड़ी तरजीह है इस हुकूमत की, वो भी आपके सामने है। इससे पहले जो हुकूमतें थी उनकी कितनी बड़ी तरजीहात थी इस हवाले से, वो भी आपके सामने है। तो जिम्मेदार जो है वो उस वक्त वहाँ की बैठी हुई इंतजामिया होती है, वहाँ पे बैठी हुई जो हुकूमती वज़रा होते हैं वो होते हैं। सेक्रेटरी को आपने सैक कर दिया, अगर सेक्रेटरी को सैक किया तो वजीर को भी कर दें, क्योंकि सेक्रेटरी का भी उतने कसूर है जितना वजीर का है। ठीक है कि वजीर भी वहाँ मौजूद नहीं था, सेक्रेटरी भी वहाँ मौजूद नहीं था, वो जो आपका ईडीए है वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो मौजूद क्यों थी? वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी का स्टाफ है उसको सैक करेंगे आप? आपको स्केपगोट्स चाहिए, यही सब कुछ होता है। फिर कमेटी पे कमेटी बनाए चले जाते, कल 3 कमेटियां बना दी, 4 कमेटियां बना दी। यानी वो हाफिज हुसैन साहब, अहमद साहब कहते होते थे कि ये मुर्तजा साहब बैठे हुए हैं, इनको अच्छी तरह याद होगा। हम जब कभी इकट्ठे बैठते थे कहते हम कहते हाफिज साहब कमेटी में जब डाल दिया फला मामले पे कमेटी बना दी। उन्होंने कहा अब समझो काम मिट्टी, कमेटी यानी काम मिट्टी। तो अब ये काम मिट्टी करने के लिए कमेटियां बना देती। कितनी कमेटियों की रिपोर्टें आई हैं, कितने रिपोर्टें इससे पहले जितने वाकयात हुए उनके? बिल्कुल ऐसे है। शराज से हमें शराज हमारे साथ मौजूद है। शराज आप ये बताइएगा कि सीरिया की जो ऑब्जर्वेशंस में जो फायर सेफ्टी इंतजाम को नाकाफी करार दिया गया और इमरजेंसी एग्जिट्स को रुकावटों का शिकार करार दिया गया है, अगर सरकारी इदारा खुद ये कह रहा है तो फिर पिम्स की इंतजामिया से बुनियादी सवाल तो यही बनता है ना कि फ्लॉ तो आप ही लोगों के पास है, क्योंकि हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी भी बना दी, सेक्रेटरी सेहत को भी उहदे से हटा दिया। और लेकिन क्या इस साने में असल इम्तिहान कमेटी बनाना नहीं था, बल्कि रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना है? और आप क्योंकि वहाँ मौजूद थे और कुछ खबरें ये भी मौसूल हुई थी कि आपसे पुलिस ने वहाँ पे आपने कोई फुटेज वगैरह बना ली थी, तो आपका मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था।
देखिए सना, आप किस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है? पेम्स में अगर इंतजामिया होती, वहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन होता, तो इस तरह के सानहात, इस तरह के वाकयात नमा होते। इस वक्त जो पेम्स की सूरत हाल है, मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि आप खैबर पख्तूनख्वा या साउथ पंजाब के दूरदराजा किसी जिले के अस्पताल में जाए तो वहाँ सूरत हाल आपको बेहतर मिलेगी एज कम्पेयर टू पेम्स। और ये 28 किलोमीटर वफाकी दारुल-हुकूमत है और यहाँ पर 3 अस्पताल है और 3 अस्पतालों की सूरत हाल यही है। कल अफसोसनाक अंदोहनाक वाकया था। हमने वो माएँ देखी, उनके खुश्क आंखें हमने देखी कि जो रोते रोते वो आंसू खुश्क हो गए थे। हमने वो पेरेंट्स देखे जिनसे बात करते हुए भी हमें रोना आ रहा था। लेकिन इंतजामिया, वजीर सेहत साहब और जो पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो इस तरह उनका रवैया था कि जिस तरह कोई उन्होंने कोई महाज फतह की हो या फिर वो जो है कोई महाज पे गए थे या किसी जंग पे गए थे, जंग जीत के आए थे। उनका तो रवैया मुतकब्बराना था। मैडम नैयर बात कर रही थी कल, इन्होंने ही वजीर सेहत साहब से सवाल किया और आगे से उनका इंतहाई मुतकब्बराना अंदाज में जवाब था कि अगर मेरे 2 साल एज अ मिनिस्टर हेल्थ हुए हो तो आप मुझे शूट कर दे। ठीक है, वो तो कह रहा था कि मैं कराची से इस्लामाबाद पहुंच के मैंने इन पेरेंट्स पे एहसान किया है। वो तो अपना काम, यानी कि उनका काम था कि 28 किलोमीटर के अंदर जो 3 अस्पताल है उनमें से पिम सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां सहूलियात का फुकदान है। 3 सालों में 22 अरब का बजट पिम्स को मिला है। वो 22 अरब रुपए कहाँ गए, कोई इस हवाले से नहीं पूछ रहा। उससे ऊपर जब हमने कल देखा तो जो इस्लामाबाद इंतजामिया थी, जो पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे, वो धक्के दे रहे थे सहाफियों को, वो धक्के दे रहे थे वहां जो लवाहिकीन थे उनको। मैं चूंकि ऊपर गया, शाम का वक्त था, मैंने वहां पर फुटेजेस बनाए। उस नर्सरी के अंदर में गया, वहां जो लोहे के राड जल गए थे, जो बेड जल गए थे, जो मशीनें वहां पर जली हुई थी, जब मैंने उनकी फुटेज बनाई और मैं नीचे आया तो मुझे जदोकोब किया गया। 30 मिनट तक मुझे जदोकोब किया गया, मुझसे मेरे मोबाइल फोन छीन लिए गए, उनमें जितना डेटा था सब कुछ डिलीट करवा दिया गया। वजीर इस्लामाबाद पुलिस की मौजूदगी में ही सब कुछ हुआ। तो जिस अस्पताल के अंदर एक सहाफी को फुटेजेस बनाने की परमिशन नहीं है, एक सहाफी को वहां जाके रिपोर्टिंग करने की ऊपर परमिशन नहीं है उस नर्सरी वार्ड के अंदर, तो वहां कौन सी कमेटी? वज़ीर आज़म ने कमेटी बना ली, इंतजामिया ने कमेटी बना ली, पेम्स ने कमेटी बना ली। कौन सी कमेटी क्या तहकीकात करेगी जहां आप सहाफत नहीं कर सकते, जहां आप आवाम तक रियलिटी जो है वो नहीं पहुंचा सकते? ये कमेटियां हमने माजी में भी देखी और सना बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर एक सानिया को बुलाने के लिए दूसरा सानिया होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शिराजी। अफसोस यही इस बात का है कि एक सानिया हो जाता है, उसके ऊपर ज़रा हम प्रोग्राम भी करते हैं, हम बात भी करते हैं, हुकूमत की तरफ से भी बयानात आते हैं, सब वही वाली बात है कि सिर्फ एक क्योंकि उस वक्त नया नया सानिया होता है, हम सब उस पर डिबेट कर रहे होते हैं, दूसरा कोई सानिया हो जाता है तो पिछले सानिया को हम भूल जाते हैं और वक्त की जो गर्द है वो उसके ऊपर बैठ जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शिराजी आपका, आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ उज़्मा करदार साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। उज़्मा साहबा, सानिया हुआ है कल, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि जी हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, सारा निज़ाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है और हम चाह के भी जो इसको चेंज नहीं कर सकते। तो कमेटी तश्कील दे दी गई, रिपोर्ट बनेगी, रिज़ल्ट कभी भी कुछ आया नहीं, अब भी नहीं आएगा। तो आप नहीं समझती कि अब निज़ाम को बदलना होगा? निज़ाम उसमें जब तक के रिफॉर्म्स नहीं आएंगे बेहतरी की उम्मीद रखी नहीं जा सकती। अब ये मीठी गोलियां बहुत आप लोगों ने दे दी, अब वाकई सर्जरी की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है। आवाम बड़े इस वक्त जो है वहाँ पे जो हालात हैं, आप एक माँ हैं, आप सोच सकती हैं, आप समझ सकती हैं कि उन माओं के दिल पे क्या गुजर रही है। एक शख्स जिसको 4 साल बाद अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से नवाजा था, उसको नहीं पता था कि ये चंद लम्हों की खुशी है मेरी। उनके घर में उन तमाम जो 14 बच्चे जो उसमें जल के खाकसर हो गए, उनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है। मैडम आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ हुकूमत का काम यही रह गया है कि आप लोग सिर्फ कमेटी तश्कील दें, आप जो है कमेटी बनाएं और रिपोर्ट्स बनाएं, लेकिन उसके बाद क्या? जी सना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से अब आपका दिल दुखा हुआ है और सारे उन वालदैन का कि दफ्ते जिगर उनसे छिन गए हैं, उसी तरह ये दिल खराश वाकया जो है उससे हमारे दिल भी बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। कोई चीज़ जो है ना इसको ये काबिल माफ़ी नहीं है। आई एम सॉरी, ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी जानें जो हैं अगर बर वक्त उनको इमदाद मिल जाती तो वो बच जाती। जो यहाँ पे आपने बात की है सिस्टम की, देखिए हम पंजाब में तो बहुत ज़्यादा इसमें मरियम नवाज साहिबा जो हैं
वो सुबह से लेकर रात तक मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। ख़ास तौर पे सेहत और जो हमारे अस्पतालों की जो कंडीशन है वो उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये फेडरल टेरिटरी में 2 अस्पताल थे और उसके अब सामने आ रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी में रिपोर्ट भी डॉक्टर अमजद ने भेजी थी कि जी ये बहुत सारी यहाँ पे मसले मसाइल हैं, इनको एड्रेस करें। वो रिपोर्ट आज तक असेंबली में भी पेश नहीं हुई, ये भी एक सवालिया निशान है। और जो ये बात है कि जो इमरजेंसी ने CDA के जो रिपोर्ट भेजी है वो भी शो करती है कि ये नेग्लिजेंस थी, क्योंकि फायर फाइटिंग की जो इक्विपमेंट थी वो उतार ली गई थी और उसको वापस नहीं इन प्लेस लगाया गया था। दरवाजे जो थे वो काफ़ी सारे जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो लॉक थे, वो बंद थे, इसलिए वो उनको सही तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने का भी जो है वो फायर फाइटर्स को बहुत मुश्किल पड़ी। ये सारी बातें जो हैं ये बिल्कुल इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी लाजिम है। अब एक जो नई कमेटी बनी है उसमें बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए लोग, ऐसे लोग होने चाहिए जो कि एक ऑब्जेक्टिवली देखें कि कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तो फिक्स करनी पड़ेगी। ये देखें तो उस्मा साहबा ये जिम्मेदारी मतलब कब पता चलेगा कि जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो वालिदैन हैं, वो खुद कह रहे हैं कि नर्सरी को ताला लगा हुआ था, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे खिड़की के शीशे तोड़े, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की कि शायद बच्चे निकल दें। आप वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनके बयानात में बड़ा तजाद है, क्योंकि कोई ये कह रहा है, नर्सिस कह रही है कि जी हमें नहीं पता था, हम काम में मसरूफ़ थे, वो एकदम से जो है वो धमाका हुआ। ये तो वहाँ तो स्टाफ मौजूद ही नहीं था, क्योंकि नर्सरी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड था जहाँ पे बच्चे 9 मौलूद बच्चे थे, जिसकी सिर्फ चंद घंटे पहले भी किसी की जो है वो इस दुनिया में आया, कोई एक दिन पहले आया, तो वो उसको अनअटेंडेंट छोड़ के गए कैसे? और सबसे एक अहम सवाल कि जो CCTV फुटेज है वो क्यों मंजर आम पे लाने से गुरेज़ाए हुकूमत? इसका सवाल आप इसका जवाब लूँगी और अपने बाकी मेहमानों का भी रुख करूँगी, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जुनैद अकबर साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ। सर बताइएगा कि इन 13 महीनों में हमने देखा कि हुकूमत ने 5 सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो चेंज कर दिए और अब फिर सेक्रेटरी हेल्थ को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्योंकि सर जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सिविल सर्विसेज के लोग हैं। हम फिर देखेंगे कि अगले 6 माह में या साल भर में ये किसी न किसी दूसरी जगह इनकी पोस्टिंग हुई होगी, तो एंड दे विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो बेसिकली दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द डायलेमा ऑफ आवर कंट्री। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। सर ये कलवाल वाक़या जो है ये सब हम सब के लिए इंतहाई दुख की दिन था कलवाला, और हमारी उस फैमिली के साथ हम दुख का इजहार भी करते हैं। और ये हम सब के लिए सोचने का मुकाम है कि हर दफ़ा इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और फिर इसी तरह कमेटियाँ बन जाती है और कमेटियों के कोई रिजल्ट आता है, फिर लोग ये भूल जाते हैं कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ था। तो वो तो माजी की कमेटियों से अंदाज़ा होता है कि इसका कोई निकलना है नहीं। अगर कोई गरीब उसके नीचे आ गया तो फिर वो बेचारा सस्पेंड भी हो जाएगा, वो नौकरी से भी हाथ धो बेटे का। लेकिन अगर कोई बड़े लोग आ गए तो फिर उसको कमेटी से जो है कमेटी से कोई निकलना नहीं है। आज जिस तरह कर्जदार साहबा ने अभी बात की है, तो आज डॉक्टर अमजद साहब जिसका ताल्लुक PTI से है और वो एक जो हमारी कौमी असम्बली की हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर था और एक सब कमेटी बनी थी जिसका वो कन्वीनियर था, और उसने काफ़ी मेहनत की थी। 2-3 महीने उसने लगाए थे और एक चीज़ को उसने बहुत बारीकी से की। जो जितनी भी मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट थे उसके साथ वो मिला था। काफ़ी लंबी उसकी मीटिंग हुई थी और वो कुछ तजावीज़ भी थी, कुछ सिफारिशात थी जो वो उस दिन कमेटी को भी भेजी गई थी। फिर जब कमेटी की तरफ से आगे नहीं बढ़ी तो उसने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा, और मैं उसका गवाह हूँ कि उस बेचारे पे कितना प्रेशर था कि ये जो रिपोर्ट जो है वो कमेटी के पास आप जमा न करें। उस बेचारे ने तो प्रेशर लिया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कमेटी ने फिर आगे उस पर कुछ नहीं हुआ और वही की वही वो रह गया। न उस पर कमेटी की कोई मीटिंग हुई, न उसको कौमी असम्बली में उसको टेबल किया गया।
ना मिनिस्टर साहब ने कुछ उस पर एक्शन लिया, ना वज़ीर आज़म साहब को भी उसने लिखा कि ये के ऊपर ना। अगर एक सिर्फ इस्लामाबाद की हम बात करें, एक तरफ हम यहाँ सुनते हैं कि जो है छोटे यूनिट बनने चाहिए, अगर इस्लामाबाद से भी छोटे यूनिट, तो ये छोटे यूनिट का नहीं है। यहाँ पर अगर जज़ा और सज़ा नहीं होगा तो इस तरह के हालात होंगे। और हमने तो जुनैद साहब, जो ये इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो बात हो रही है, नए सूबों के क़याम की बात हो रही है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, ये वो जगह, ये वो शहर जहाँ पे ऐवान सदर मौजूद है, जहाँ पे ऐवान वज़ीर आज़म मौजूद है, जहाँ पे सारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। ऑब्वियसली थोड़ी दूर के फासले पे जो है अस्करी इदारे के जो दफातर वहाँ मौजूद हैं, और वहीं पे पिम्स अस्पताल, यानी टोटल 2 हॉस्पिटल्स हैं जो कि वफाक के अंदर आते हैं, वो नहीं संभल रहे, वहाँ के इंतजामात नहीं संभल रहे, तो इंतजामी यूनिट्स कैसे संभलेंगे सर? नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इंतजामी यूनिट का इशू नहीं है, यहाँ पर जो है जजा और सजा नहीं है। जब जजा और सजा नहीं होगा कि तो इस तरह होगा। हम अच्छी बात है, हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं कि सेक्रेटरी साहब को सस्पेंड किया गया, लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि सेक्रेटरी साहब को आए हुए तो 6 महीने हो गए, तो फिर अगर वो 6 महीने में सस्पेंड हो सकता है तो मिनिस्टर को भी नहीं रहना चाहिए था। फिर जो 4 साल से वज़ीर आज़म यहाँ बैठा है तो फिर उसको भी नहीं रहना चाहिए था। तो अगर एहतसाब होना है तो फिर सबका होना है। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पर जो है जजा और सजा का, लेकिन उसमें मिनिस्टर साहब का भी कोई कसूर नहीं है। मिनिस्टर साहब, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह वो इलेक्शन हार के इसको मिनिस्टर बनाया गया और फिर उसको जो है उसको MNA बनाया गया और फिर किसके कहने पे उसको मिनिस्टर बना दिया गया है। जब यहाँ पर इंतखाब, माजरत के साथ, ये मौका नहीं है कि हम इस पे सियासत करें, हम सब इसके इक्वल जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वो जिम्मेदार है, हम सब के जो सब इसके सब जिम्मेवार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक इलेक्शन में आप इसका एहतसाब कर लेते हैं, उसकी कारकर्दगी देखी जाती है। जब उनको पता होता है कि मुझे किसी ने मुंतखब नहीं करना, मुझे तो वो लोग मुंतखब करेंगे जिसकी ख्वाहिश, जिसको पसंद करते हैं, चाहे उसको 5000 वोट मिले और उसके मुकाबले में दूसरे को 1.5 लाख वोट मिले। तो यहाँ पर जजा और सजा का नहीं होगा। तो जब जजा और सजा नहीं होगा तो हर बंदे ने उन लोगों को खुश करना है। बेशक हम इसी तरह, अवाम इस तरह रोले, अवाम इस तरह मरे, अवाम इस तरह तकलीफ में हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सब कोई पूछने वाला नहीं। वो इतने, उसको लाने वाले इतने ताकतवर है जो सिस्टम चलाते हैं, जो हुकूमतें चलाते हैं, जो ऐसे लोगों को हम पे मुसल्लत करते हैं जिसको लोगों ने जो है मुस्तरद किया हुआ है। तो ये हम सबकी कौम बदकिस्मती है। आज अभी चंद दिन पहले हमने 14 अगस्त मनाया और हमने जश्न मनाया कि हमें पाकिस्तान मिला, और हम सबको उसकी अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में हम किस चीज़ की खुशियाँ मनाएं। यहाँ पर हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है, हमारे हॉस्पिटल महफूज नहीं है, हमारे जो है स्कूलें महफूज नहीं है, हमारे यहाँ तक कि हमारे घर महफूज नहीं है, हमारे वॉशरूम तक महफूज नहीं है। तो हम हैरान है कि हमने पाकिस्तान बनाने की जो हम खुशियां मना रहे, तो आया वाकई हमें वो खुशियां मिल रही है? आया वाकई हमें जो है हम, और इसमें कौम जब जो जिसका इसमें किरदार है वो सारे इसकी इक्वल जिम्मेदार है, चाहे एज वोटर हम चाहे हम एज MNA हो, चाहे हम एज मीडिया पर्सन हो। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों की निशानदेही करें और इन लोगों को कटहरे में लेके आए जो जिनकी वजह से ये जो है हमारी लाशें उठ रही है, हमारे जो है औरतें रो रही है, हमारे मर्द रो रहे हैं। तो इन सबको हम सबको इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी करनी है, और सबको अगर हम इसको गलत को गलत कहेंगे तो इस तरह होगा, अगर नहीं है तो फिर इस तरह ये बात 1-2 दिन और चलेगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं जुनैद अकबर साहब के गलत को गलत कहना, बात फिर वही वाली है कि सवालात करते हैं तो वो नागुज़ीर भी होते हैं और बर्दाश्त भी नहीं किए जाते। क्योंकि कल जो हमने रवैया देखा वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब का, जिस तरीके से माजी में भी हमने देखा कि पिम्स हॉस्पिटल वो गए और जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, मैं चाहूँगी कि वो ज़रा वो शॉर्ट चला दें। तो फिर हसन मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगी। कितने पैसे खर्च किए अब तक इलाज पे? कितने पैसे खर्च किए इलाज में? ICU का पता है कि बाहर जो है वो कितनी कीमत है? ICU में जा सकते थे, अब तक मर चुके होते तुम्हारे। सुनो मेरी बात, अब तक मर चुके होते तुम्हारे बाप। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम ICU का? इसलिए कि लगाया यहाँ पे ICU तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए ICU लगाया है। पागल के बच्चे। मैं टाइमिंग पे जानी 2 महीने भी कम ना करे, उसमें भी शूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो
जो मैंने सुबह बात की है उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाकया हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। गालिबन आपने ये सुना ही होगा और आपने देखा भी। क्या कहूँ मैं हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे तो समझ नहीं आता कि वहाँ पे नौमौलूद बच्चे मर गए और ठीक है मर गए, इंसान के बच्चे तो लगता ही नहीं है। और वहाँ बेचारे जो माँ बाप हैं वो आओ बका कर रहे थे। तो वज़ीर सेहत या इस वक्त जो भी इंतज़ामिया मौजूद है या जो भी हुकूमत है, तो अगर कोई आपसे सख्त सवाल भी करता है, कोई अगर आपसे ऊंची आवाज़ में भी बात करता है, तो इस वक्त आपका काम है कि आप उनको दिलासा दें, आप उनको गले लगाएं। लेकिन हमने तो देखा बड़ा अजीब, कल हमने देखा कि जी वो वज़ीर सेहत वही अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ और अपने उसी औरा के साथ आए हैं जैसे कि कोई पता नहीं क्या। एक तो आए बहुत लेट वो मौसूफ बसद एहतराम मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेकिन आने के बाद जो उनका एग्रेसिव एक बॉडी लैंग्वेज और होती है, और फिर हमने देखा कि उनके आते ही पूरा जो अमला था वो उनकी आओ बका में रख गया और वो टिश्यू पेपर्स ढूंढे गए, टिश्यू बॉक्स नहीं मिल रहा था कि जी उनका पसीना साफ करें। सर लोगों के बच्चे मर गए थे वहाँ पे, उनके बच्चे जल के खाकस्तर हो गए थे, कोई उनको कुदरती मौत नहीं हुई थी। वो बच्चे जो है गफलत, मुजरमाना गफलत के बायस जो है वो मर गए थे। सर पीपल्स पार्टी वफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। अब अभी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। तो सर हमने तो जब गुल प्लाजा वाले मामले में देखा उस वक्त तो सिंध हुकूमत ने किसी ने इस्तीफ़ा पेश नहीं किया, लेकिन सर ये सारे इस मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? सर कब अकाउंटेबल होंगे लोग, कब जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ाएँ दी जाएंगी? सर कब जो है लोगों के आंसू खुश्क होंगे? ये सर लोग यहाँ से ना पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे सेफ नहीं हैं। यहाँ पे हम अभी वो आयत नूर के उसके वाक़े के ऊपर हमारा दिल जो है वो कौन के आंसू रो रहा था कि उस बच्ची को जिस तरीके से जाहिर सी बात है उसको ज़्यादती का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया। आए दिन ये वाक़यात और अब इस तरीके के वाक़यात के जल के मर रहे हैं। तो सर पाकिस्तान में किस तरीके से रहा जाए जब यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा? मुझे तो सर समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने सवालात को आज किस तरीके से कंपोज करूँ। आई रियली डोंट नो क्या व्हाट टू आस्क। हसन मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया। और मैं, आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी आ रही है जी मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है। हसन मुर्तज़ा साहब बात कीजिए सर। हेलो जी जी सर आपकी आवाज़ आ रही है, कहिए। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया। और मैं इन बच्चों की वजह से ही बैठा भी रहा हूँ। कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि 45 मिनट तक आप किसी भी प्रोग्राम में बैठे हो और आपका कोई इनपुट या आपकी कोई बात ना हो सके। सर माजरत, बहुत माजरत, हसन मुर्तज़ा माजरत चाहती हूँ। और जितना आप मैं इस इशू पे ना कोई सियासत करूँगा, ना मैं कोई ये है कि खालिस्तन एक जुल्म हुआ है, एक सानिया हुआ है, और उस पे हुकूमत वक्त का जो रवैया था वो इंतहाई तकलीफ दे था। मैंने आप तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी। मैं तो कल से उनके इस रवैये की मजम्मत भी कर रहा हूँ और ख़बर भी चलती रही, और मैंने ही इस्तीफ़े का मुतालबा भी पीपल्स पार्टी की जानिब से किया था। देखें, गुजारिश ये है कि आज भी अगर कोई उनका स्पोक्स पर्सन बात करता है तो आज भी तारीफ कि पंजाब में तो ये हो रहा है, तो बड़ा ही कोई आउट क्लास किस्म का सिस्टम है जो पंजाब में चल रहा है। आपने भी उस पर बात की तो आपने भी कहा कि जी वो इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये कमेटियां और ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। कमेटी बनती ही उस इशू पे है जिस पे मट्टी डालनी हो, और जिस बंदे को सस्पेंड किया गया है सेक्रेटरी हेल्थ को, उसकी सस्पेंशन ये 1 महीने से ज़्यादा रख ही नहीं सकते। आप देखें ना, यही वो ब्यूरोक्रेसी है जिसने इनको मुंतखब करके ऐवानों में भेजा हुआ है। आरओज कौन थे? वो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 17 का 18 का एक ऑफिसर था जिसने ये किस तरह उनको सस्पेंड करके और उनको नौकरी से फारिग कर सकते हैं।
इसकी डायरेक्ट हुकूमत जिम्मेदार है। वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए, वजीर को इस्तीफा देना चाहिए, सेक्रेटरी को फारिग करना चाहिए नौकरी से। इंक्वायरी किस चीज की हो रही है? बच्चे मरे हैं ना। जब हमने वही तो सवाल है कि सस्पेंड आदमी कल वो बहाल भी हो जाएंगे। जाते जिस वक्त लाहौर के अंदर, मेरी प्लीज अगर जी सर बोलिए। अब अगर आपने बात करनी है प्लीज तो मैं नहीं करता। मुझे नहीं सर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो मैं अब इस यहाँ पे तक तो कर नहीं सकता हूँ, तो आप मुझे रोक देते हैं। समय से बाहर है कि बुलाते भी खुद हैं और बात भी नहीं करने देते। नहीं सर आप बात कीजिए, ठीक है। आई गेस हमारा रब्ता उनसे मिलता है क्योंकि सिग्नल्स भी कुछ इशू आ रहे थे, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उसमें करदा सबा गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पिम्स हॉस्पिटल को मजमूई तौर पर 22 अरब रुपए का बजट फराहम किया गया था। गुज़िश्ता माली साल में जो है पिम्स हॉस्पिटल के लिए 6 अरब 84 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया था। उस्मान साहब ये बजट के पैसे कहाँ जा रहे हैं? मतलब वज़ीर सेहत कहते हैं कि जी ये सिर्फ 50 अफराद की या 500 लोगों के लिए जो है ये हॉस्पिटल बना था, आज 9000 पे पहुंच गया है। तो जैसे जैसे अगर उसकी चीज़ें बढ़ रही हैं या लोगों का रश बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं कि जी KPK से लोग यहाँ आते हैं, GB से लोग यहाँ आते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता है, तभी आप लोग इतना बजट में मख्तस करते हैं। उसके बावजूद अस्पताल की ये हालत है कि आग लगती है और बच्चों को बचाया भी नहीं जा सकता। चाइना में जो है वो ज़लज़ला आया था तो वहाँ के जो लेडी डॉक्टर्स हैं उन्होंने जाके नर्सरी में जाके उन बच्चों को अपनी जान पे खेल कर बचाया था। यहाँ तो हमने देखा कहानी उलटती, डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं थे। जुनैद अकबर साहब आप मौजूद हैं सर, क्या कहेंगे सर आप? मतलब मैं तो समझ से बाहर है। अब आप देखें इतना अरबों रुपया मख्तस हो जाता है और ठीक है आपकी भी हुकूमत रही क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल आज का तो हॉस्पिटल है नहीं। जो आज जो शिकायत हुई है, क्योंकि हमने देखा था कि जुलाई में भी एक वाक़या हुआ था आतिज़ती का पिम्स हॉस्पिटल में ही रिसेप्शन के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। तो सर उससे ही सबक नहीं सीख लेते ये लोग कि जो वहाँ पे फॉल्ट्स हैं उसको ठीक किया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगियाँ जो है अपने आप को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो मौत के घाट उतारा जा रहा है मुजरिमाना गफलत की वजह से। बहरहाल अभी हमारे तीनों मेहमान ही जो है वो कुछ आई डोंट नो सिग्नल का इशू हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि कुछ मौक़े ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है कि आपका वक्त बड़ा कीमती है और आप लोग बड़ी हमारे बुलाने पे आप हमारे शो में आते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं, लेकिन आज चूँकि टॉपिक कुछ ऐसा था, मौजू ऐसा था, सानिया इतना दिल खराश था कि मुझे लगा कि मैं पहले जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो सहाफ़ी हज़रात वहाँ मौजूद थे, वो तो ज़ाहिर न्यूट्रल हैं, वो उनका ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू हम ले लें और क्या कुछ मनाज़र उन्होंने देखे हम उससे बात कर लें, तो उसमें ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम तवील हो गया और मेरे मेहमानों को इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन बहरहाल पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से ही, AC के फॉल्ट के हवाले से जो है ख़बर शाया हुई थी एक अखबार के अंदर, यानी उस वक्त से निशानदेही की जा रही है। हर हुकूमत आती है और ठीक ठाक बजट जो है वो सेहत के शोबे के लिए मख्तस किया जाता है, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात हैं वो लोगों को उनके डोर स्टेप तक मुहैया नहीं की जा सकती। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस लवल लहजे से उन खातून से बात की थी हॉस्पिटल में और कहा था कि जी 20,000 रुपये जो है वो ICU में लगते हैं, तो सर बहुत एहतराम के साथ वो पैसा जो है उन्हीं लोगों के टैक्स से जो है वो चल रहा है। लोग अपना टैक्स पे करते हैं ताकि इन रिटर्न उनको ये बुनियादी सहूलियात मुहैया की जा सके। अब आपका क्या स्टैंड है कि 14 नौमौलूद बच्चे अपनी जान से चले गए, उनके माँ बाप को आप क्या जवाब देंगे? आप लोग किस मुंह से आके लोगों से बात करते हैं, फिर अपने गुस्से पे आप लोगों को काबू नहीं रहता। और इस्तीफ़ा इसका हल नहीं है। हल ये है कि रिफॉर्म्स आने चाहिए, हल ये है कि वाकई जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ वाकई कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ाएँ देनी चाहिए। जैसे कि जुनैद अकबर साहब भी कह रहे थे कि जब तक कि सज़ा और जज़ा का कानून नहीं नाफिज़ुल अमल होगा, ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, ऐसे सानियात होते रहेंगे, इसी तरह लोग जल के मरते रहेंगे और हम इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।